गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हमने जो स्टडी किया था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F equal to ILB sin theta. I is the current which is flowing through the conductor, L is the length of conductor and B is the magnetic field. वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है। तो आज हम टॉर्क की स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। हेडिंग लगाएंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। In a uniform magnetic field, uniform magnetic field, torque on current carrying coil in a uniform magnetic field। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क कितना होगा इसकी स्टडी हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉइल कंसीडर करेंगे। Whenever a current passing through the coil, current passing through the coil placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field, then a torque act on coil. Torque act on coil which try to rotate clockwise or anti-clockwise। क्या whenever a current passing through a coil placed in uniform magnetic field, then a torque act on coil which try to rotate clockwise or anti-clockwise direction। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे और वो कॉइल रोटेट होने लगेगा। वही टॉर्क मुझे फाइंड करना है। यहाँ तक लिख लीजिए अच्छे से। कंप्लीटेड। Suppose a rectangular coil
PQRS. Suppose a rectangular coil PQRS placed in uniform magnetic field. सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उसमें टॉर्क लगने लगता है, ठीक है ना। उसमें फोर्स लगेगा और रोटेट होने लगेगा। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंस सेम डायरेक्शन, so this is the magnetic field vector B। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करना है, ठीक है। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, उसमें फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन जब 90 डिग्री होगी तब मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करते हैं, PQRS। इसके साइड है PQRS। अब इसमें करंट जो फ्लो करेंगे कॉइल में वो परपेंडिकुलर रहेगी, P से Q, Q से R, R से S, S से P। पूरा क्लोज पाथ में करंट फ्लो होगी। करंट इसकी कितनी है? I है। करंट I फ्लो रही। इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो लेंथ है उसको मैं स्मॉल l ले लूं और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको स्मॉल b ले लेता हूं। लेंथ ऑफ कॉइल स्मॉल l, रेक्टेंगुलर कॉइल, ब्रेड्थ स्मॉल b। अब इसमें फोर्स लगने लगेगा। इसमें इस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा F1, एक फोर्स लगेगा F2, एक फोर्स इसमें लगेगा, एक फोर्स इसमें, एक फोर्स इसमें लगेगा, एक फोर्स इसमें, चारों साइड में एक फोर्स लगेगा। इसमें जो फोर्स लगेगा F4, इसमें जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड F3, F1, F2, F4, F3, ठीक है ना। ये पूरा डायग्राम अच्छे से बनाइए। पहले देखिए, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने बात मत करें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 साइड्स हैं, ठीक है। PQRS P, PQ, QR, RS और SP, 4 साइड है, ठीक है। अब आपको करंट की फोर्स की डायरेक्शन देखना है। यदि हम फोर्स की डायरेक्शन देखें यहाँ पे S to P, करंट की डायरेक्शन क्या है? S से P की ओर है, ठीक है। S से P की ओर करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। हमने ऐसे कॉइल रख दिया। रेक्टेंगुलर कॉइल को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी कॉइल है, ठीक है ना। ये है टॉप से ऐसे, समझ पा रहे? ये ऐसा है, आपने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है ना, ऐसे रख दिया। जब आपने यहाँ पे रखा तो ये करंट ऐसे जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब फोर्स किधर लगेगा? इसमें ऊपर की ओर। इसमें फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। इस सरफेस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। इसमें किधर लगेगा? इसमें डाउनवर्ड, तो करंट ऐसे है। इसमें किधर लगेगा फोर्स? PQ में देखें, करंट डाउनवर्ड। PQ में देखिए
पी क्यू सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया, ये फोर्स ऊपर की ओर। यहाँ F3 में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा और इसमें करंट ऊपर की ओर है, ये ऐसे है इस वाली सरफेस। RS को देखिए, RS में करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स अंदर की ओर है। मतलब F4 में जो फोर्स लग रहा है इसमें डाउनवर्ड है, F3 में अपवर्ड। ठीक है, इस साइड में, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। ठीक है, तो सभी का फोर्स फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन साइड SP। ध्यान से देखें, प्लीज बात ना करें, समझ में नहीं आएगा। फोर्स ऑन साइड SP, तो किसी वायर में, इसको एक वायर समझिए, SP को एक वायर समझिए। एक वायर में लगने वाला फोर्स कितना होता है करंट कैरिंग वायर में? ILB sin थीटा। एक वायर, करंट कैरिंग वायर रख दिया हमने, उसमें कितना फोर्स लगता है? ILB sin थीटा। तो यहाँ पे I है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो L क्रॉस B। क्या लिखते हैं? L क्रॉस B। L क्या है? उसकी लेंथ। यहाँ से SP वेक्टर B मैग्नेटिक है, ये लिख दिया हमने। SP कितना है यहाँ पे? ब्रेड्थ B है, कितना है? B। तो F1 कितना हो जाएगा? I इंटू B क्रॉस B, B क्रॉस B, ये हो जाएगा IBB साइन थीटा। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरह फोर्स ऑन साइड QR, ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड में। ये जो फोर्स लग रहा है F1 किधर लग रहा है? अपवर्ड। इसमें देखिए QR साइड में फोर्स कितना होगा? F2 इक्वल टू I QR। लेंथ कितनी है उसकी? QR क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। QR कितना है? B है। डायरेक्शन दोनों की क्या है? IBB साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में है। ये फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। किधर लग रहा है भाई? दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना इस साइड में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उतना इस साइड में नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? बोथ द फोर्स F1 F2 आर कैंसिल आउट। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दूं, बोथ द फोर्स F1 एंड F2 आर कैंसिल आउट because both are equal and opposite direction. Both are equal and opposite direction. क्लियर है? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों साइड के बचेंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए। आप ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन थर्ड को देखते हैं। फोर्स ऑन साइड PQ, बात नहीं करें प्लीज। फोर्स ऑन साइड PQ पे देखिए, PQ में फोर्स जो है वो F3 है। I इंटू PQ लेंथ, लेंथ कितना लिखेंगे?
पी क्यू वेक्टर इंटू पी वेक्टर, वेक्टर F3। आई पी क्यू कितना है, एल है, पी क्यू की लेंथ कितनी है, एल, तो वेक्टर एल क्रॉस पी वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं आई एल पी साइन थीटा। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो करंट है वो डाउनवर्ड है, पीक्यू ब्रांच में देखिए करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स परपेंडिकुलर है, अपवर्ड, फोर्स किधर है, यहाँ पे अपवर्ड है, फोर्स क्या है, अपवर्ड। अब आपको ये बताना है कि एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, तो साइन 90 1, तो यहाँ पे F3 कितना हो जाएगा, आई एल बी। ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगा आई एल बी। इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे, मैग्नीट्यूड में आपका फोर्स कितना आ गया, आई एल बी। इसके बाद फोर्स ऑन साइड आर एस, साइड आर एस में देखते हैं कौन सा फोर्स है, F4 इक्वल टू आई इंटू आर एस वेक्टर इंटू कितना, मैग्नेटिक फील्ड। आर एस कितना है, आर एस कितना है, ये भी लेंथ एल है, वेक्टर एल क्रॉस बी वेक्टर, इसको भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा दिख रहा है, 4 इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ भी थीटा 90 है। देखिए यहाँ पे करंट जो है अपवर्ड है, ये ऐसे है, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स डाउनवर्ड है, फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ डाउनवर्ड, ध्यान दीजिएगा फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स क्या है, डाउनवर्ड, करंट अपवर्ड है, ये फोर्स इस वाली साइड में फोर्स डाउनवर्ड और इस वाली साइड में फोर्स बाहर की ओर। हमारे पास ये दो रेक्टेंगुलर वायर है, मान लीजिए इस वाली साइड को देखिए PQ और इधर वाली RS, इसमें फोर्स किधर लग रहा, बाहर की ओर, इसमें फोर्स किधर लग रहा, अंदर, तो ये बाहर आएगा और ये अंदर, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। टॉर्क इनके कारण होगा, ये जो साइड है इधर जाएगी, ये वाली नीचे आएगी और ये इस तरह से रोटेट होने लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, करंट यदि डाउनवर्ड है तो फोर्स किधर, बाहर, तो ये वाला जो PQ साइड है ये बाहर आएगा और ये RS है ये लेफ्ट हैंड रूल लगाए ना, करंट अपवर्ड है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा इसमें, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है और ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर ऐसे घूम जाएंगे, मतलब ये घूमने लगेंगे। टॉर्क इस साइड के कारण होगा, मतलब यदि कोई साइड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क उसी में डेवलप होगा, जो पैरेलल है उसमें टॉर्क 0 होगा क्योंकि फोर्स ही नहीं होगा उसमें। क्लियर हो गया, तो जो टॉर्क डेवलप होगा F4 और F3 के कारण। यहाँ भी थीटा कितना है, यहाँ भी थीटा कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो F4 कितना आ गया हमारा, आई एल बी, ये भी मैक्सिमम, इक्वेशन नंबर 4। टॉर्क जो होगा वो इक्वेशन नंबर 3 F3 और F4 के कारण होगा। यहां तक लिख लीजिए, कहां तक लिखा, पूरा लिख लीजिए जल्दी से। अब मैं इस साइड को अलग से बना देता हूं, एक साइड
साइड P और S, करंट और इसकी ब्रेड्थ B है। इस साइड में ये जो फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड है F3 ILB। F3 कितना है ILB, और ये ऊपर की ओर फोर्स है F4 कितना है, ये भी ILB। दोनों फोर्स क्या है ILB। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर। एक ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, तो ये ऐसे घूमने लगेंगे। ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है आपको फार्मूला याद है, यहाँ पॉइंट O ले लें, PS और O, यहां से एंगल थीटा है। ठीक है। अब आपको यहां पे टॉर्क का फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगा दूं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। फोर्स कहां है इसमें, टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है ILB। मान लो ये फोर्स यदि ले लें तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, समझिएगा। यदि हम ये वाला फोर्स ले लें तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और यदि ये फोर्स ले लें तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये फोर्स इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है PO या OP, समझ रहे। फार्मूला वही लगा रहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया था। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लगाना है। तो फोर्स ये हो गया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। समझ में आ रहा है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे PO निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल ले लें। ठीक है। तो PO निकालना है, POS ट्रायंगल में PO कितना आ जाएगा, थीटा यहां पे होगा। ठीक है। इन ट्रायंगल PSO, ट्रायंगल हम ले लेते हैं PSO। PSO में साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको मैंने मान लिया ना अभी, तो थीटा इसको लेना पड़ेगा। यदि थीटा इसको लेता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, जो नहीं होता। अपना फोर्स ये है तो ये उसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये होने के लिए मुझे थीटा इसको लेना पड़ेगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना। तो हम थीटा इसको क्यों ले लिए, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस SP। मुझे निकालना क्या है OP। यदि OP मिल जाए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दे, नहीं कितना नंबर होगा 5। ठीक है। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा SP साइन थीटा। SP कितना है बोलिए, B है, तो इसको लिख सकते हैं B साइन थीटा। कितना लिख सकते हैं, B साइन थीटा। अब टाउ की वैल्यू, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे इक्वेशन 5 में। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा ILB इंटू
डी साइन थीटा। ये आ गया। अब इसको क्या अरेंज कर सकते हो, आई तो आई रहेगा, बी बी ही रहेगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कॉइल की लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल। यहां तक लिखिए पहले, उसके आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ए क्या है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। ए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ये आपका फार्मूला मिल गया, टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ठीक है। अब इसी में ये एक वायर लिया था मैंने, इसी में यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, करंट n टाइम्स हो जाएगी, और n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। यदि कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हो तब टाउ इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू एन आई बी ए। ये सारे फार्मूले हैं, ये मैक्सिमम केस में होगा। मैक्सिमम मतलब थीटा 90। किस केस में, जब थीटा 90 होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, आया तो बहुत देर से है, बस घुमा रहे हैं उसको। टाउ इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। अब इसमें टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मेन फार्मूला अब आया, ये है मेन फार्मूला। वेयर ये उस तरह है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था, आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या निकाला था, पी ई साइन थीटा। याद है, पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, न कि डाइपोल। यहाँ पे एक ही नहीं है, यहाँ पे एम क्या है, एम इक्वल टू किसको मान लिया हमने, एन आई ए को। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल चुका है आज आपको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कंपेयर करिए दोनों में, पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद है आपको, याद होगा P इक्वल टू लिखते थे Q इंटू 2L, कि बोल गया, P इक्वल टू क्या लिखते थे, Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर क्या है,
ई है इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। यहाँ देखिए एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, बिल्कुल सिमिलर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। इलेक्ट्रिक टार्क का फार्मूला P साइन थीटा, मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। मैग्नेटिक टार्क का फार्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। सिंपल है, समझ में आया। P इक्वल टू Q इंटू 2L लिखते थे, यहाँ M इक्वल टू जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता था वो काम मैग्नेटिक फील्ड में करंट करती है, I। इसमें लेंथ लिखते थे, यहाँ एरिया लिखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में लेंथ लिखते थे डायपोल की, यहाँ पे चूंकि यहाँ कॉइल है, रेक्टेंगुलर है, तो उसकी एरिया लिखना है, वहां पे लेंथ बस लिखते थे, और यह नंबर ऑफ टर्न्स है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यहीं से निकालिए, बड़े काम का ही है। आगे इसके यूनिट का यूज होगा और इसके डायमेंशन फार्मूले का। बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी। ये लिख लिया यहाँ तक, नीचे लिख लीजिए, ये कंपेयर में लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जिससे आपको याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं फार्मूला। एम इक्वल टू क्या फार्मूला मिला है, ये ना, ये इंटेलिजेंस वाले हैं ना, ये भारत में कुछ बैठी जो आते हैं ना उसका पता लगाते हैं ना, ये वही वाले हैं, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, बोलिए। n नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होगी। IA, ये क्या है, IA मतलब एम्पियर, एम्पियर इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या मिल गई आपको, एम्पियर मीटर स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में AM स्क्वायर लिखते हैं। ए यहाँ था इसलिए मैंने पूरा एम्पियर लिखा, ये A एरिया है, ये A एम्पियर है, ठीक है ना, ऐसा ना सोचना कि बदल दिए। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, समझ में आया क्या। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती थी, मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट फार्मूला यहाँ लिखा है, कहाँ देख रहे हैं, Q इंटू 2L। फार्मूला के बिना यूनिट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यूनिट पता है, क्योंकि क्या यूनिट कूलाम और लेंथ के कूलाम मीटर इसकी हो गई, और इसकी जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता था वो काम मैग्नेटिक फील्ड में करंट करता है, तो यहाँ एम्पियर आ गया, यहाँ लेंथ की जगह एरिया आ गया, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट कौन बताएगा, जल्दी बोलिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर ही रहेगी, एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गई इसकी सीजीएस यूनिट।
डायमेंशन फार्मूला निकालिए जल्दी, सब लोग दिमाग का यूज करिए। सीजीएस यूनिट आ गई, डायमेंशन फार्मूला बोलिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिंपल है, m इक्वल टू आई ए है, n का तो कोई है ही नहीं, तो I मतलब एम्पियर और A मतलब n स्क्वायर लेंथ, ये करंट है याद रखिए, और ये एरिया है, एरिया का L स्क्वायर, m0 L स्क्वायर T0 A, m0 L स्क्वायर T0 A, जो क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हो गया, फार्मूला याद हो गया। कितना फार्मूला है, m इक्वल टू एन आई ए याद रखेंगे, और टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा याद रखेंगे, और m इक्वल टू याद रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा याद रखते हैं, तो p इक्वल टू क्यू इंटू 2l याद रखते हैं डायपोल मोमेंट। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा याद रखेंगे, तो m इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना है, एन बी ए याद रखेंगे। समझ में आया, एक्सप्रेशन पूरा हो गया, बाकी फिर कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।